हेलो स्टूडेंट्स, प्रताप सर स्टडी हब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। और आज आप सब पढ़ेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेलो, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आज का आपका टॉपिक रहेगा। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आप सब जानते हैं कि अगर कहीं किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, जिन्हें हम एरो से शो करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, ये पैरेलल हो, साथ ही साथ इक्वी डायरेक्शनल हो, एक ही सेम डायरेक्शन में, और इक्वी स्पेस्ड हो। इसका मतलब जैसे ये एक फोर्स लाइन है, एक ये फोर्स लाइन, एक ये, हमने तीन फोर्स लाइन यहां शो की हैं। इन जो गैप इस और इस फोर्स लाइन के बीच का है, जो परपेंडिकुलर गैप, वही गैप इनके बीच का, इन्हें कहते हैं इक्वी स्पेस्ड फोर्स लाइंस, साथ ही साथ एक ही डायरेक्शन में है। तो इस टाइप का जो रीजन होता है, इस रीजन को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोटे तौर से आप ये समझें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड मान लें E है, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इस रीजन के हर पॉइंट पर E होगा। मतलब यहां पर भी E होगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी हम अगर कोई पॉइंट ले लें तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो E होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन दोनों सेम। तो इस टाइप के रीजन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द रीजन in which electric force lines, इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर पैरेलल, कॉमा, सेम डायरेक्शनल एंड इक्वी स्पेस्ड is called यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप ध्यान रखें, हम इसको रिपीट कर रहे हैं, आप देख लें। द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर पैरेलल, ये सिंबल बना है, आप पैरेलल लिखेंगे, पैरेलल, कॉमा, सेम डायरेक्शनल, देखो ये पैरेलल भी है, सेम डायरेक्शन में भी है, एंड इक्वी स्पेस्ड मींस इनके बीच का जो गैप है परपेंडिकुलर, दैट इज सेम, इक्वी स्पेस्ड। ऐसे रीजन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता करना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क कितना एक्ट करता है। टॉर्क, तो थोड़ा हम टॉर्क पे चर्चा करेंगे। देखो बेटा, ये आपका देख रहे हैं सामने हमारे हाथ में मार्कर है और ये इसकी एक्सिस लाइन है। थोड़ी देर के लिए मान लें ये एक डाइपोल है, मान लिया। तो अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हेलो, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके एक एंड पे पॉजिटिव प्लस चार्ज होगा और दूसरे एंड पे निगेटिव चार्ज होगा, और दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, हमें पता। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अगर इस बॉडी पर हम दो फोर्स अप्लाई करें, या सपोज करो कोई भी आपका ये बॉडी है, इस बॉडी पर हम दो फोर्स अप्लाई करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो, तो बॉडी मूव करने के बजाय सेंटर पॉइंट के अराउंड में ऐसे मूव कर, जैसे हमने ये दो एंड साइंस के, इस एंड पर और इस एंड पर, ये दो एंड ध्यान दें, अगर इन दोनों पर हम सेम अमाउंट का फोर्स एक ही डायरेक्शन में यूज करें लाइक दिस, तो ये ऊपर उठ रहा।
अगर हम यही फोर्स डाउन डायरेक्शन में अप्लाई करें दोनों तरफ से तो ये नीचे आ रहा। लेकिन मेरे बेटे ध्यान दो, अगर हम इस कलम पर, ये जो देख रहे हैं आप, इस पर इस एंड पे अप डायरेक्शन में और इस एंड पे डाउन डायरेक्शन में फोर्स करें तो ये मूव करने की बजाय रोटेट करता है, रोटेट करता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जो फोर्स का रोल है वही कहलाता है टॉर्क। तो यहां जरा ध्यान दें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हमने एक डाइपोल रखा, दैट मीन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका नाम रखा ए बी। और हमें पता है डाइपोल के दोनों एंड्स पर 2 पॉइंट चार्ज रहते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट नेचर अपोजिट होता। तो एक हमने माना नेगेटिव क्यू और दूसरा पॉजिटिव क्यू, और इनके बीच का जो सेपरेशन होता, दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन होता वो बहुत माइन्यूट होता, और उसको हमने क्या लेट किया, 2a। आप पीछे पढ़ चुके हैं मेरे लाल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो रखा हुआ है आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिनोट किया जाता है लेटर P से, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन। ध्यान दें भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, वो भी इधर A टू B, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन है यहां पर भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन A टू B। तो दैट मीन सेम डायरेक्शन हुआ। सेम डायरेक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि P और E मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनके बीच का जो एंगल है वो 0 है, राइट। अब जरा ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज रहे तो हमें पता है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेचर का, प्लस Q, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा मेरे बेटे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में होगा। हमने पीछे पढ़ा है। ठीक इसी तरह अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे तो उस पर भी फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। आया आप ध्यान दें, ये प्लस चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेचर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसी डायरेक्शन में इस प्लस Q चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होगा जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू Q। ये फोर्स अप्लाई होगा, इसका डायरेक्शन होगा A टू B, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है फील्ड की डायरेक्शन में। यहां आ जाइए, ये नेगेटिव चार्ज है, फोर्स इसमें भी लगेगा, लेकिन इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये होगा अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो इसका अमाउंट होगा बेटा, मैग्नीट्यूड होगा, वो वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। हम यहां साइन अपेंड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि डायरेक्शन में साइन को इंडिकेट किया गया है। नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पर सेम डायरेक्शन में। अब जरा आप देखें किस्सा, जितना फोर्स ये है सेम उतना ही फोर्स ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, हर जगह सेम है विद डायरेक्शन एंड विद मैग्नीट्यूड। तो बेटा जितना फोर्स ये उतना फोर्स ये। अब आपसे अगर हम कहें कि बताओ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है, तो क्या आप ये कह देंगे कि साहब EQ ये है और EQ ये है तो 2EQ हुआ? नो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एडिशन रूल फॉलो करेगी। मतलब अगर पॉजिटिव डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव जो डायरेक्शन है उसका फोर्स नेगेटिव होगा। मान लो कि ये फोर्स थोड़ी देर के लिए 10 न्यूटन है, सपोज कर लिया यूं ही, तो इधर का फोर्स ये भी 10 न्यूटन ही होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव होगा। अब जरा देखें, 10 न्यूटन ये माइनस 10 न्यूटन ये, नेट टोटल 0 हुआ।
वेरी गुड, एफ नेट दिस इज इक्वल टू 0। कब? अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनो, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है। साथ ही साथ एक बात और देखें, ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल सेम, बट इनका डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये दोनों फोर्स ए टू बी या बी टू ए लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए इस डाइपोल पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी होता है, और इसको डिनोट किया जाता है लेटर टाउ से। इट इज टाउ, टाउ यार सिंबल है, और ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी, इसका भी वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम, साथ ही साथ फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। हमें पता है अगर किसी बॉडी पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हो, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफर हो, तो उस कंडीशन में उस पर लगता है एक टॉर्क, और टॉर्क का टेंडेंसी होता है टू रोटेट द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर, टू रोटेट द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर। तो अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट मीन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड की ही डायरेक्शन में प्लेस्ड किया गया हो, तो उसके ऊपर दोनों चीजें 0 होती हैं। और वो दोनों चीजें कौन सी? ध्यान रखें, नेट एफ 0, नेट टॉर्क 0। तो ये भी हम यहां लिखे दे रहे हैं, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एफ नेट एंड टॉर्क नेट will be 0, ये लाइन आप याद रखेंगे। ठीक है, जरा आप इसे नोट कर लें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नोट कर लिया आपने, शाबाश। अब हम इसको शार्प किए दे रहे और दिखाते हैं कि टॉर्क कैसे क्रिएट होता है और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। ये आप ध्यान रखें, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड की ही डायरेक्शन में प्लेस्ड किया गया हो, तो नेट एफ उसके ऊपर 0 होगा, साथ ही साथ नेट टॉर्क भी 0 होगा। और इस टाइप की जो पोजीशन है बेटा, इस पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इस समय है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेट एफ 0 है और नेट टॉर्क 0 है। अब जरा ध्यान दें, इसे भी साफ किए दे रहे, डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा ध्यान दें, ये जो डाइपोल रखा है मेरे लाल, अगर इस डाइपोल को जैसे ये रखा, ध्यान दें, ये भी है जैसे ये रखा, और ये इसका सेंटर पॉइंट है जहां हम पकड़े हुए हैं। अगर इस डाइपोल पर हम इसको यूं रोटेट कर दें सेंटर पॉइंट के अबाउट, यूं इस तरह, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? देखना, इसका पोजीशन कुछ इस तरह होगा। सेंटर पॉइंट के अबाउट इस डाइपोल को हमने थोड़ा रोटेट किया तो पोजीशन ए हो गया। ऐसा होगा? अरे बिल्कुल होगा यार। ये हमारा डाइपोल ऐसे रखा था, सेंटर पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा दिया, ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। अब जरा देखें, ये वाला जो एंड है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला एंड, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो नई पोजीशन होने की वजह से हमने डाल दिया ए डैश। इसी तरह इस पॉइंट का हम नाम दिए दे रहे हैं बी डैश। ध्यान दें। अच्छा, ये जो निगेटिव क्यू चार्ज है बेटा, अब तो ये यहां आ गया निगेटिव क्यू, क्योंकि ए पॉइंट यहां आ गया जिसका नया पोजीशन है डैश। इसी तरह ये बी पॉइंट उठ के यहां पहुंच गया और यहां पर चार्ज है प्लस का क्यू। अब सुने मजेदार किस्सा बेटा, इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा, हमें पता है किस डायरेक्शन में? जस्ट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका डायरेक्शन होगा। फोर्स तो उतना ही लगेगा, एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा E इंटू क्यू। हम स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हैं,
इसी तरह यहां भी जरा ध्यान दो, ये निगेटिव क्यू चार्ज है। जैसे यहां पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे ऐसे यहां पे तो निगेटिव, इस पर भी फोर्स अप्लाई होगा लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड वही होगा, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हम यहां माइनस साइन यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको पता है कि माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। अब जरा देखें आप, एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, देख रहे हैं आप, ये है लाइन ऑफ एक्शन। दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये अगर हम इसको इस तरह इंक्रीज कर दें, ऐसे ऐसे प्रोसीड कर लें तो ये लाइन ऑफ एक्शन है इस नेगेटिव क्यू चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा, और ये लाइन ऑफ एक्शन है आपका जो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा। अब हमें पता है कि जितना फोर्स यहां है उतना ही फोर्स यहां, ये पॉजिटिव नेचर का होगा और ये निगेटिव नेचर का, तो नेट फोर्स तो अब भी जीरो है। हेलो, नेट फोर्स तो अब भी जीरो है। इसका मतलब इस डाइपोल में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, प्लेस चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि डाइपोल वहां खड़ा हो, नेट एफ जीरो, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। आई रिपीट अगेन, इस कंडीशन में जबकि ये डाइपोल हमारा फील्ड की डायरेक्शन से मान ले कि ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा है, फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है डाइपोल। नया पोजीशन जो ए डैश बी डैश देख रहे हैं आप, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसी के अबाउट हमने थीटा एंगल पे जब इसको टर्न किया तो फोर्स तो नेट फोर्स नेट एफ वो तो अब भी जीरो है, लेकिन टॉर्क अब जीरो नहीं है। टॉर्क दैट मीन मोमेंट ऑफ फोर्स इज नॉट जीरो बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर डिफर। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब हम ये पता करेंगे कि टॉर्क कितना अप्लाई होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो आइए थोड़े कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। लेट ए बी is an electric dipole having dipole length twice a, बहुत स्मॉल होती है आपको मालूम होना चाहिए, twice a is put along the direction, along ऐसे ना लिख के ऐसे लिखे, along a dash, no, let AB is an electric dipole having dipole length 2a is put along a dash b dash at an acute angle, एक्यूट बोले तो लेस देन 90, एक्यूट एंगल क्या माना हमने, थीटा, विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए। फिर से देखें, हम पढ़ के सुनाया दे रहे बेटा। लेट ए बी, ये वाला जो ए बी डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 2a, इसका जो लेंथ 2 है, इज पुट रखा गया कहां, अलोंग ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश के अलोंग इसको रखा, इसी डाइपोल को। हेलो, ये कोई नया डाइपोल नहीं है, इसी ए बी को सेंटर पॉइंट के अबाउट थीटा एंगल पे टर्न करके हमने ए डैश बी डैश पोजीशन पे रखा एट एंगल एक्यूट एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस डाइपोल पर एक मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट होगा, तो यहां लिखा ड्यू टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ equal forces they constitute a torque
और टॉर्क, और इसी का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। देख लेते हैं क्या लिखा। ड्यू टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इक्वल फोर्सेस, आप देख रहे हैं इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, अलग अलग है क्योंकि इनके बीच में एक डिस्टेंस है। जैसे इस बी डैश पॉइंट से अगर हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डालें तो इस तरह ये परपेंडिकुलर पड़ेगा ये। तो ये जो डिस्टेंस हुआ बी डैश से लेकर, मान लें ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए एम है आपका, एम मान लिया ये पॉइंट एम है, तो बी डैश से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन बोथ फोर्सेस, जो कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक हो रहे हैं इस डाइपोल पर। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी डैश एम। तो यहां लिखा ड्यू टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इक्वल फोर्सेस दे कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्क, इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये होता कितना है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, आपने पढ़ा होगा इसका डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क मींस द प्रोडक्ट ऑफ either charge नहीं लिखते हैं, फोर्स के लिए हमें यूज करना है, either force and perpendicular distance between the forces। ये आपका टॉर्क का डेफिनेशन है। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स बोले तो इन दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स, चाहे आप ये यूज कर लें चाहे यूज, दोनों सेम है। आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है बी डैश एम। अभी जो परपेंडिकुलर डाला ये 90 डिग्री का एंगल बी डैश एम, इसी को कहेंगे हम टॉर्क। तो इस तरह लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स हमने ले लिया एफ, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी डैश एम आप देख रहे हैं, तो इनटू में हो गया बी डैश एम, ये बना ये, और इसको मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। आप इसे नोट कर लें। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसे हम रफ किए दे रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि टॉर्क का एक्सप्रेशन हमें क्या मिलता है। टॉर्क का एक्सप्रेशन हमें क्या मिलता है, हम साफ किए दे रहे बेटा इसका अब आप। अच्छा, तो ये जो टॉर्क है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू, हमारे पास है फोर्स का वैल्यू हमने रखा E इंटू क्यू, E हम इसका मैग्नीट्यूड पता करेंगे, E इंटू क्यू ये फोर्स है, इंटू बी डैश एम, ब्रैकेट में लिखे हैं बी डैश एम। अब इस बी डैश एम का हम वैल्यू निकालेंगे, तो गौर से देखना बेटा, हमने ये पता किया कि जो डाइपोल था इसको जब हमने सेंटर पॉइंट के अबाउट थीटा एंगल पे टर्न किया तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी तो एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही, तो अल्टरनेट एंगल सेम होंगे। बहुत बढ़िया, सब लोग जानते हैं, बेसिक थ्योरम है। ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, और ये बी डैश ए डैश एम ये राइट ट्रायंगल होगा। तो यहां लिखा है इन राइट ट्रायंगल ए डैश बी डैश एम, या ऐसे लिख ले ए डैश एम बी डैश, कायदे से तो ऐसे ही लिखना चाहिए क्योंकि राइट ट्रायंगल का जिक्र है, तो जहां पर राइट एंगल बन रहा वो लेटर मिडिल में होना चाहिए। तो इन राइट ट्रायंगल वैसे कोई खास बात नहीं है, ए डैश एम बी डैश। हम यहां से अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू लगा दें, परपेंडिकुलर यार, इसको लंब कहते हैं हिंदी में, तो परपेंडिकुलर ये है बी डैश एम
बी डैश एम अपॉन हाइपोटेन्यूज जस्ट इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के सामने की जो साइड है दैट इज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब जरा ध्यान से देखें, ये ए डैश बी डैश क्या है? ये ए बी ही है, क्योंकि इसका पोजीशन दूसरा है। तो इसका मतलब ए डैश बी डैश तक का जो लेंथ है वो भी तो 2a होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा बी डैश एम डिवाइड बाई 2a। अब इसके अपान बंद करके जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी गेट बी डैश एम इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन ऑफ थीटा। यहां रखेंगे हम, यहां पर इसका वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा E इंटू क्यू इंटू बी डैश एम का वैल्यू ट्वाइस ए साइन थीटा, ये मिला। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया बेटा, हम इसको ऐसे अगर लिख लें E ब्रैकेट में लिख लें Q इंटू 2a और ब्रैकेट के बाहर हमने कर दिया साइन थीटा। कोई खास बात नहीं, सारे टर्म इंटू में है यार, हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है ऐसे लिखने से हुआ क्या? एक प्रॉफिट हुआ छोटा सा। हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता। और मैंने पढ़ा है इसका वैल्यू होता है आइदर चार्ज, कोई एक चार्ज जैसे Q into distance between the centers of charges that is 2a। तो P के प्लेस पर हम Q इंटू 2a पुट कर सकते हैं, या Q इंटू 2a के प्लेस पर हम P लिख सकते हैं। हम यहां स्केलर यूज करेंगे इसका, तो दिस इज इक्वल टू बन जाएगा E और इसको हम लिख सकते हैं P और ये बन गया साइन ऑफ थीटा। ये है साहब आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन। टॉर्क इज इक्वल टू होता है E इंटू पी इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक, इसे जरा नोट कर लें आप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखा, मोमेंट ऑफ फोर्स किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक्सप्रेशन जो अभी निकला वो निकला E दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू P दैट मीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा देखो, जब ए डैश बी डैश की पोजीशन में होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यही डायरेक्शन हुआ, ये ए डैश पी डैश माइनस से पॉजिटिव ये, और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल थीटा है, यहां जो थीटा है ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसके बीच का एंगल है। ओके, ठीक, वेरी गुड। अब हम इसको साफ करके थोड़ा कुछ आपको और एक बात बताते हैं आपको एक बात और छोटी सी, ध्यान दें। एक्सप्रेशन हमने निकाला कि टॉर्क इज इक्वल टू मिला, इसका मैग्नीट्यूड निकाला था P E साइन ऑफ थीटा। अब जरा देखें, आपने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी A एंड B रहे और हमसे कहा जाए कि इनका A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B, अगर A और B के बीच का एंगल थीटा है तो हम लोग लिखा करते थे मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन ऑफ थीटा, ऐसे लिखते थे। अगर मॉड ऑफ वेक्टर A मान लें, मॉड ऑफ वेक्टर B मान लें तो इंटू साइन थीटा। ये हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू A इंटू B इंटू साइन थीटा। यहां देखें कुछ ऐसा ही खेल दिखाई दे रहा। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एंड व्हाट इज थीटा? ये थीटा तो P और E के बीच का एंगल है ही। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, हेलो वेक्टर फॉर्म, तो वी कैन राइट सच एज टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P, जैसे यहां देख रहे हैं आप,
क्रॉस वेक्टर ई, ऐसे लिख सकते हैं। ये साइन थीटा देखो यहां नहीं, साइन थीटा इनके एक्सप्रेशन में है, इस एक्सप्लेनेशन में है साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मतलब ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो पी इंटू ई इंटू साइन थीटा को हम पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। लेकिन यार क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ई क्रॉस पी? आप कहेंगे साहब बिल्कुल लिख सकते हैं, मगर आप ध्यान रखें दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दैट मीन ए क्रॉस बी, ये नॉट इज इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब यहां एक सवाल क्रिएट होता है कि हम इस एक्सप्रेशन को जो कि मोमेंट ऑफ फोर्स का है P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P लिखें, यह सवाल क्रिएट होता है। तो इसके लिए सिंपल सी बात आप ध्यान दें, ये जो A डैश B डैश की पोजीशन में आपका डाइपोल सिचुएट किया गया, आपने देखा कि पॉजिटिव Q चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, निगेटिव Q चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये जो रोटेशन है यूं होगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में टेंड्स होगा रोटेट होने के लिए, और ये इस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल होगा। जरा गौर से देखें, सेंटर पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन हुआ, अगर उस पॉइंट पर अपना कलम रखें और ये है आपका पी का डायरेक्शन, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता, पी का डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ध्यान दें, देखो जैसे ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहां से देखें यार, और ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके बीच का एंगल थीटा। ध्यान देना, हमने यहां रखा कलम, और कलम को हमने पी से ई की ओर घुमाया, ऐसे पी से ई की ओर, तो ये रोटेशन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। हेलो, क्लॉकवाइज। और अगर हम थोड़ा उल्टा काम करें, मतलब कलम को यहां रखा और ई से पी की ओर रोटेट किया, ई टू पी, ई से पी की ओर, तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ध्यान दें, जब P से E हमने रोटेशन किया तो हुआ क्लॉकवाइज, और जब E से P हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा आप अपने इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान दें कि ये जो डाइपोल है इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये देख लो। तो रोटेशन तो कुछ यूं होगा, ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज यूं, नेगेटिव अप, ऐसे। मतलब पॉजिटिव हमेशा ये चाहेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, नेगेटिव हमेशा ये चाहेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो इस तरह से रोटेशन होगा, ऐसे। ये तो क्लॉकवाइज हुआ, आप देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हिंट करता है फ्रॉम P टू E। Due to this reason, P cross E is correct, but E cross B is wrong. So in vector form, torque acting on electric dipole can be written as electric dipole moment as vector cross electric field intensity as vector. ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। और इसका यूनिट का बात कर लें, यूनिट हमने भी टॉर्क का डेफिनेशन बीच रास्ते में देखा था। टॉर्क ऑफ एनी बॉडी इज जस्ट इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो फोर्स का तो यूनिट है न्यूटन, इनटू जो डिस्टेंस है उसका यूनिट होता है मीटर। तो ये इसका यूनिट हो गया। क्लियर? बहुत अच्छी बात। एक चीज और देख लेते हैं बेटा, एक चीज और देख लेते हैं, हम इसको बिगाड़ दें। हाँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, छोटी सी बात थी, कोई खास चीज नहीं। हम एक चीज और बताते हैं आपको। अभी हमने शुरुआत जब किया था तो आपसे कहा था कि साहब जब पोजीशन ए से बी की ओर ए बी पोजीशन में डाइपोल है उस समय इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। यस, बिल्कुल। और हमने ये भी कहा था उस समय इसके ऊपर टॉर्क 0 है। तो जरा देख लें यार, क्या टॉर्क वाकई 0 है? ये एक्सप्रेशन है, डाइपोल मोमेंट P इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, हर जगह सेम है यार।
इंटू साइन थीटा का वैल्यू देखें, ए से बी पोजीशन पे जब डाइपोल रखा होगा तो थीटा का वैल्यू 0, क्योंकि इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए टॉर्क 0 है। क्लियर? एकदम ओके। एक और बात सुनो, अगर इस डाइपोल को हम जस्ट ऐसा कर दें सेंटर पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसा, तो उस समय एंगल ये 90 डिग्री का बनेगा फील्ड के साथ। कब? जब परपेंडिकुलर होगा। मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन किसके किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इनके बीच का एंगल अगर 90 है, तब क्या होगा, तब टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो होगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा का वैल्यू 90। साइन 90 मैक्सिमम होता है और इसका वैल्यू होता है 1, तो ये मिला P इंटू ई, इसका वैल्यू 1 है, नो इफेक्टेड। ये जो टाउ है, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है बेटा, ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। ध्यान रखें आप, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन से जस्ट परपेंडिकुलर रखा हो, दैट मीन 90 डिग्री के एंगल पर, तो उस कंडीशन पर मैक्सिमम टॉर्क जो एक्ट होगा दैट इज द डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज आप सभी ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक्ट होने वाले टॉर्क का एक्सप्लेनेशन सीखा। कहां? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आप मन लगाकर पढ़ें और अपना ख्याल रखें। हम कल फिर मिलेंगे आपको इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।